G20 की समिट हो चुकी है। G20 समिट के मद्देनजर भारत तैयार है। Leaders at the G20 summit in Delhi have reached consensus. The Prime Minister is on his way back to Australia tonight after a G20 summit has concluded. India has achieved whatever it set out to do. क्योंकि G20 का मेन समिट 9 सितंबर से 10 सितंबर तक होनी थी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे। और यह समिट सफलतापूर्ण कंप्लीट कर लिया गया है। कहीं ना कहीं आपके मन में ये ज़रूर होगा, आखिर ये G20 होता क्या है, क्यों हर साल अलग अलग देश में ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, इसको बनाने के पीछे मकसद क्या था, क्यों हर देश अलग अलग जगहों पर मिलते रहते हैं। G20 को जानने से पहले हम समझते हैं G7 क्या है, क्योंकि G7 G20 से पहले बना था। बात करते हैं सन 1970 की, जब दुनिया भर में इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी ख़राब चल रही थी। So, are we returning to the spiraling inflation of the late 1960s and 1970s? Earlier today, dealers raised prices to more than 40 cents a gallon. इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण था वह था ऑयल क्राइसिस 1973 की। We have at present an absolute shortage of natural gas. We cannot produce as much as we can use, as we are equipped to use in our homes and our factories. This situation is destined to continue. यह क्राइसिस तब शुरू हुई जब अरब देश ऑयल पर एम्बार्गो लगाया, यानी उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जो इजराइल के सपोर्ट में थे। मोस्टली वेस्टर्न देश ही थे, जैसे अमेरिका, यूरोप। ये देश ईस्टर्न देशों से आने वाली ऑयल पे बहुत हद तक डिपेंड थे, जिसके कारण भारी क्राइसिस देखने को मिला। इनकी सरकारों ने डिसीजन लिया कि यदि इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरना है तो हमें साथ में मिलकर एक्शन लेने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक को फिर से ट्रैक में लाने के लिए हमें साथ में मिलकर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। इसी के चलते कुछ इनफॉर्मल मीटिंग होती है। अमेरिका के वाइट हाउस में इन देशों के फाइनेंशियल मिनिस्टर की मीटिंग होती है। अर्ली 1973 में सिर्फ 4 देश के बीच में मीटिंग होती है, USA, फ्रांस, UK, वेस्ट जर्मनी। फिर 2 साल बाद इटली और जापान भी शामिल कर लिए जाते हैं। और 1975 में होती है पहली G6 की मीटिंग। यह फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग कराई जाती है। फिर यह ग्रुप बढ़कर G7 बना दिया जाता है, जब कनाडा भी इससे ज्वाइन कर लिया जाता है। G7 G8 भी बना दिया जाता है सन 1958 में, जब रसिया भी ज्वाइन करता है। पर फिर भी आज के टाइम हम G7 ही जानते हैं, G8 नहीं। ऐसा क्यों? 2014 से पहले G7 को G8 ही कहा जाता था। 2014 में रसिया के द्वारा क्रीमिया देश को इन्वेंट कर लिए जाने पर G7 से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। G7 यानी उन देशों का ग्रुप जो हर क्षेत्र में डेवलप्ड हो। अब बात आती है G7 G20 बना कैसे। यहाँ बात आती है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1957 की। एशियन देश साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यहाँ बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आई। यह क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि इनका असर हांगकांग, मलेशिया, लाओस, फिलीपींस और कुछ हद तक चाइना, जापान, ताइवान को भी इफेक्ट किया। इन देशों की करेंसी की वैल्यू तेज़ी से नीचे जाने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी, कई जगहों पर दंगे देखने को मिले। यहाँ पे G7 के मेंबर्स ने यह भी रियलाइज़ किया कि दुनिया समय के साथ साथ इंटरकनेक्टेड बनती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन इतना देखने को मिल रहा है, यदि किसी एक देश में प्रॉब्लम होती है तो उसका असर बाकी देशों में भी देखने को मिलता है। इसीलिए हमें पूरी दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है और भारी रिसेशन होने से रोकना है, तो हमें दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमिक्स के साथ भी साथ में बैठकर एक्शन प्लान बनाने होंगे। 26 सितंबर 1999 G7 की फाइनेंशियल मिनिस्ट्री मीटिंग के दौरान G20 ग्रुप की स्थापना की जाती है। G20 बनाने के लिए डेवलप कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंक्लूड कर लिया जाता है। पर बात यहाँ आती है कि आखिर किस देश को रखा जाए, किस देश को नहीं, जिसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट की जाती है। जैसे जितने भी G7 मेंबर्स थे वो तो रहेंगे ही, उसके बाद सबसे बड़े देश कौन से हैं जो मेजर इकोनॉमिक्स को हैंडल कर रही हैं, और इस बेसिस पे
चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका देशों को मेंबरशिप बनाया जाता है। रीजनली सबसे पावरफुल कौन से देश हैं, और इस बेसिस पे एशियन रीजन से इंडोनेशिया और साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका से ब्राज़ील और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको, ओशिनिया रीजन से ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट के रीजन से साउथ अरेबिया, तुर्की, यूरोप, G7 के देशों के अलावा पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूरोपियन यूनियन एज अ होल कंसिडर कर लिया जाता है। आज के दिन G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन। आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में ये 20 देश, टॉप 20 देश हैं। इसकी पहली समिट अमेरिका में बिठाई गई थी साल 2008 के बाद से। हर साल G20 की समिट हुई है और हर साल अलग अलग देशों में होती है। इन G20 मीटिंग के एजेंडा और जो काम होना है उसे स्मूथली चलाने के लिए एक ट्रॉइका सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रॉइका में 3 देश मिलकर काम करते हैं, करंट प्रेसिडेंट, प्रीवियस प्रेसिडेंट और अपकमिंग प्रेसिडेंट। G20 की प्रेसिडेंसी एक रोटेशनल बेसिस पे काम करती है। G20 2023 की मीटिंग इस बार इंडिया को मिली है, जो कि G20 की 18वीं मीटिंग हुई है। इंडिया में हुई G20 मीटिंग इतना खास और चर्चा में क्यों बना? हाल ही में 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुई G20 मीटिंग में रशिया यूक्रेन वॉर की कड़ी निंदा करते हुए रशिया को फटकार लगाई गई, जिसमें सारे वर्ल्ड लीडर्स की सहमति नहीं बन सकी और सिर्फ 37 एग्रीमेंट्स पे मंजूरी मिली। इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी से भी वर्ल्ड के वेस्टर्न लीडर्स रशिया पे दबाव बनाना और कड़ी निंदा करना चाहते थे। वर्ल्ड मीडिया की नज़र इंडिया पे थी कि इंडिया रशिया यूक्रेन इशू पे क्या प्रक्रिया दिखाएगा और वर्ल्ड लीडर्स की सहमति सभी मुद्दों पर कैसे बन पाएगी। दुनिया और वर्ल्ड मीडिया को चौंकाते हुए दिल्ली G20 डिक्लेरेशन के दौरान इंडियन प्राइम मिनिस्टर मीटिंग को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमारी कमेटी और शेरपा के अधिकतम प्रयास से G20 डिक्लेरेशन पे सहमति बन गई है। ऐसा हुआ कैसे? बताने गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मोटा तौर पे इतना समझिए कि जिस तरह से वेस्टर्न लीडर्स और वर्ल्ड मीडिया ये सोच रही थी कि रशिया की कड़ी निंदा की जाएगी और यदि इंडिया ऐसा ना करता है तो G20 डिक्लेरेशन सबमिट कैसे होगा, सबकी सहमति कैसे बनेगी। पर इंडिया ऐसा ना करते हुए सरल और सामान्य भाषाओं से रशिया यूक्रेन वॉर पर यह बताता है इस वॉर के चलते सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं सभी देशों को क्या क्या तकलीफें देखना पड़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए वॉर रोक देनी चाहिए। इस मुद्दे पर जिसमें सारे वर्ल्ड लीडर्स ने अपनी सहमति जताई। इस साल इंडिया G20 का प्रेसिडेंट था, तो इस प्रेसिडेंसी के साथ कुछ स्पेशल पावर भी आए। उन्हीं में से एक पावर है G20 देशों को छोड़कर दूसरे देशों को स्पेशली इनवाइट करने की ताकत। भारत ने इस पावर को बखूबी इस्तेमाल किया और बांग्लादेश, UAE, सिंगापुर जैसे देशों को इनवाइट किया। पर कुछ बड़े लीडर्स जैसे रशिया के व्लादिमीर पुतिन और चाइना के शी जिनपिंग और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की मौजूद नहीं थे, जिसके कारण वर्ल्ड मीडिया ने प्रिडिक्ट किया था कि G20 पे सबकी सहमति नहीं बनेगी। सबको लगा कि G20 मीटिंग पूरी तरह से फेल हो जाएगा, पर हुआ कुछ और। हमने ऐसा एग्रीमेंट सामने रखा जिससे सबकी सहमति बनी, जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग। पर इन सब लीडर में से अफ्रीकन यूनियन के मेंबर भी आए हुए थे। आखिर क्यों? जिस तरह G7 के मेंबर्स ने G20 को बनाया, उसी पावर को यूज़ कर इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया। यह एक बड़ा कदम है। इससे अफ्रीका में रहने वाले नागरिकों का भारत के प्रति विश्वास बढ़ेगा। पर उससे क्या होगा? अफ्रीकन यूनियन एक 55 देशों का समूह है। अफ्रीकन यूनियन के देशों को ट्रेजरी चेस्ट माना जाता है, जहां एग्रीकल्चर के अलावा डायमंड, गोल्ड, लिथियम जैसे रेयर मिनरल्स पाए जाते हैं, जिससे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बनेगी। इसीलिए जिस तरह से, जिस रिस्पेक्ट से अफ्रीकन यूनियन को G20 में वेलकम किया गया, ये भारत के लिए एक बड़ी जीत था। हाल ही में न्यूज़ आई थी, इंडिया अफ्रीका में $150 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। अफ्रीकन पार्टनर का इंडियन लीडरशिप पे ट्रस्ट होना एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। अमिताभ कांत G20 के शेरपा थे। इनका मानना है इस साल G20 उसके इम्पैक्ट के लिए जाना जाएगा, क्योंकि हमने 112 आउटकम अचीव किए हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, फाइनेंशियल, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट,
एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। बीते कुछ दिनों में चाइना की चिंदी हरकत आए दिन देखने को मिलती रहती है। इसका स्ट्रॉन्ग जवाब देते हुए इंडिया ने चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिससे चाइना एशिया के कई देशों को यूरोप से जोड़ना चाहता है, जिसमें चाइना ने ऑलरेडी $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें किसी को लोन दिया है तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया है। और चाइना के इस स्टेप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिससे चाइना एक मेजर पावर एंजॉय कर रहा है। इसी को काउंटर करने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर लॉन्च होने जा रहा है, जिसे जो बाइडन ने 60 दिनों में इनिशिएटिव अपनी अपनी प्रक्रिया बताने और इसे एक बड़ी डील की तरह संबोधित किया है। यहाँ हम रेलवेज वाटरवेज का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमारे साथ साथ सऊदी अरेबिया, यूएई, इजराइल, जॉर्डन और यूनाइटेड स्टेट इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देश शामिल होंगे और चाइना को काउंटर करते हुए फ्री ट्रेड हो सकेगा। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और इस चैनल को हमें ऐसी ही वीडियो लाने के लिए मोटिव करते रहिए।